आज हम पढ़ने वाले हैं विकसित भारत 2047 जो एमपीपीएससी के नए सिलेबस में दिया गया है। एमपीपीएससी के मेंस में इस टॉपिक को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं और इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि इसके सभी आयामों पे मैं चर्चा करूं जो एमपीपीएससी संभवतः इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछ सकती है उन पर। क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला तो यही प्रश्न बनेगा कि विकसित भारत क्या है। पूरी कहानी तो यहीं पर आकर फंस रही है। विकसित भारत को समझना और उसके कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करना किसी अदर टॉपिक के साथ सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, और वो चैलेंज हम स्वीकार करेंगे और हम दोनों लोग मिलकर, हम और आप, इस चैलेंज को स्वीकार करके इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बाइंड अप करेंगे। एमपीपीएससी में 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर्स को लेकर ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो उन टॉपिकों के जो क्वेश्चन बनने के जो आयाम है वो क्या हो सकते हैं कि विकसित भारत 2047 के घटक लिखिए, विकसित भारत 2047 के पहलुओं पर चर्चा कीजिए। अब आप जब घटक और पहलू सुनते हैं तो हो सकता है दिमाग एकदम खाली हो क्योंकि कंटेंट नहीं है इसका, और जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इंटरलिंक करना था, टॉपिक में से कंटेंट तो अपने आप निकल रहा है। थोड़ा सा और टफ बनाएगा तो विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों पर चर्चा करो, या कोई तुमसे 2 उद्देश्य या 7 उद्देश्य पूछ सकता है। मतलब 7 नंबर में उद्देश्य पूछे तो 7 लिख कर आ जाएंगे हम। विशेषताएं, वो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पनाओं पर टिप्पणी कीजिए या समीक्षा कीजिए, या फिर इसके विकास मंत्र को समझाइए। और मेरा विश्वास है कि इस क्षेत्र से प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि इसमें विकसित भारत 2047 के सभी घटक मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। हो सकता है विकसित भारत 2047 के मॉडल पर चर्चा करने के लिए बोल दिया जाए, किस प्रकार के मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, आर्थिक मॉडल है या खुशहाली मॉडल है, तो इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। और ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो रास्ते में हमको मिलेंगी इस प्रोजेक्ट को या इस इनिशिएटिव को या इस लक्ष्य को पाने में। आसान लक्ष्य नहीं है पर असंभव नहीं है, मतलब पाया जा सकता है अगर सभी लोग मिलकर मेहनत करें। यहाँ सभी का मतलब है सरकार, जनता, कोऑपरेटिव सोसाइटियां, एनजीओ, हम सभी का दायित्व है। और ये दायित्व पूरा अगर करना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ सोचना पड़ेगा, एक दिशा में सोचना पड़ेगा। नहीं तो ये चुनौतियां हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएंगी, और चुनौतियां सच में बहुत बड़ी हैं। कार्य असंभव है, मतलब मुश्किल है, कठिन है, जटिल है, असंभव नहीं है। फिर हमसे सुझाव मांगे जाएंगे। अच्छा, सुझाव मांगे भी जा रहे हैं कि आप जाइए, तो पोर्टल बना दिया गया है यूथ के लिए कि आप अपने सुझाव दीजिए कि किस प्रकार का भारत आप देखना चाहते हो। तो सभी लोग उसमें सुझाव कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, जाकर मेल करिए जाकर सरकार की वेबसाइट पर। और फिर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी पहलें चलाई जा रही हैं इस विकसित भारत को पर। अब विकसित भारत का मतलब है विकास, भारत का मतलब संपूर्ण भारत से है, ये एक साधारण सी भाषा हो गई। इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने में जो सबसे प्रमुख जड़ है वो यहाँ पर है कि आखिरकार ये विकसित भारत है क्या। इसको जिसने समझ लिया इस पूरे टॉपिक को, वो अच्छे से इंटरलिंक कर सकता है। तो हम 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। एक शब्द लिख दो विकसित, एक लिख दो भारत, और एक लिख दो 47। तो ये जो विकसित भारत आप यहाँ पर देख रहे हो 47, ये समय है, यानी कि भारत जो कि एक देश है, इस देश को 2047 तक हमें विकसित बनाना है। मुद्दा तो यही है कि सर विकसित होता क्या है और पहचानेंगे कैसे कि ये विकसित है या नहीं। तो अभी हम लोग कौन हैं? अल्प विकसित हैं, विकासशील हैं कि विकसित हैं? तो भारत अभी विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो सर इन अर्थव्यवस्थाओं की पहचान कैसे की जाती है? टॉपिक पढ़ाया है मैंने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं, और उसमें मैंने आपको ऐसे समझाया था कि अगर हमसे कोई पूछे कि विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो तुम्हें पॉइंट मालूम होने चाहिए। विकासशील अर्थव्यवस्था के क्या विशेषताएं होती हैं वो पॉइंट मालूम होने चाहिए। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यह टॉपिक उन बच्चों का बहुत अच्छा हो सकता है जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स में उतना बेस क्लियर है जितना मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दिया है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं वाला टॉपिक, दूसरा राष्ट्रीय आय की गणना और उनकी अवधारणाओं वाला टॉपिक, तीसरा राजकोषीय नीति, चौथा मौद्रिक नीति। अगर इतना बेस तुम्हारा क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दो,
तुम्हारी क्षमता के बाहर चला जाएगा ये वीडियो। और अगर आप देखते भी हो तो आपको केवल ऐसा लगेगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, समझ में चीजें कम आ रही हैं। क्योंकि समझने के लिए पीछे का बेस होना जरूरी है। ये टॉपिक पूरी तरह से दूसरे टॉपिकों से इंटरलिंक होने वाला है। और मैं इस उम्मीद से इस क्लास को ले रहा हूं कि बच्चों ने बेस अच्छा कर लिया है और वो बच्चे इस क्लास को ले रहे हैं जो रिवीजन करके बैठे हैं पिछले टॉपिक्स का। अदरवाइज यह क्लास किसी भी बच्चे के ज्यादा काम की नहीं होगी। रट सकते हो, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसा मेरा अनुमान है ना। और अगर आपका बेस क्लियर है, कहीं से भी क्लियर किया हो, जरूरी नहीं मेरे वीडियोस देखे हो, जो टॉपिक मैंने बताए हैं अगर उनके बारे में आप जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस टॉपिक को देखिए, हेल्प मिलेगी। तो ये जो कहानी चल रही है अल्प विकसित, विकासशील और विकसित की, इसमें भारत का एक इतिहास देख लेते हैं कि भारत की कब क्या कंडीशन रही। भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तब भारत को एक गरीब देश माना जाता था। गरीब होने के कारण भी थे, हमारे पास बहुत जनसंख्या थी, अधिकांश लोग अनपढ़ थे, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी थी नहीं, रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं थी, प्लस हम नए नए आजाद हुए थे तो हमें उतना अनुभव नहीं था। फिर बाद में समय के साथ परिवर्तन होता है और ध्यान रखना है, आपका विकास और वृद्धि समय की देन होती है। जैसे जैसे समय बदलता है आप उसमें विकास कर रहे होते हो, उसमें आपका कोई योगदान कभी कभी होता ही नहीं है। जैसे समय गुजरता जा रहा है तो आपकी लंबाई बढ़ रही है, आप मोटे हो रहे हो, आपकी मूछें आ रही हैं, दाढ़ी आ रही है, ये समय की देन है, आपका इसमें कोई बस नहीं है। अगर आप कुछ भी ना करें फिर भी आप वृद्धि करोगे। ऐसा ही देश के साथ होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है समय के हिसाब से चीजें उसमें डेवलप होती जाती हैं। हाँ, उसका क्रेडिट कोई पार्टी या राजनेता ले ले वो बात अलग है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो विकास है, जो परिवर्तन है, वो समय के साथ स्वतः ही होता जाता है। बस किसी राजनेता या पार्टी का इतना योगदान हो सकता है कि उसमें तीव्रता दे दे। कोई जल्दी उसको लक्ष्य पाने का प्रयास करता है, कोई देर में करता है, बस इतना सहयोग है। बाकी जो परिवर्तन आप देखते हैं वो सब समय की देन है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है इकोनॉमिक्स में। तो हम यहाँ गरीब थे क्योंकि हमारा वैसा समय नहीं था। समय बढ़ता चला गया, हमने कई सारी चीजों में स्थापित किया, और जिन नेताओं ने उस समय 1947 में भारत के विकास की जिम्मेदारियां ली होंगी, भारत के उस समय के सभी नेताओं ने, उनके सामने कितनी जटिल समस्या होगी। एक ऐसा भारत मिला है जो पूरी तरह से गरीब है, अनपढ़ है, आधारभूत संरचना है, ना रोड है, ना ट्रेन है, ना सड़क है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं था। एक बिल्कुल ऐसा लगा जैसे खाली प्लॉट पे एक घर बनना है और उस घर में फिर डिजाइन आना है। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, और कई नेता तो ऐसे थे जो उपवास भी रखे, एक ही कपड़े पहनते थे, अपने कपड़ों को सिलते भी थे। तो ऐसे नेता भी हुए हैं भारत में, तब जाके आज हम ये भारत देख पा रहे हैं, तब जाकर ये सपनों का भारत हमें इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों ने हमारे लिए ये किया है, हम उनकी कुर्बानियों को जायज नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस समय बहुत काम करने को था। तो उन काम में जैसा भी हुआ, पैसे कम थे, अकाल पड़ गया, युद्ध हो गए, काफी कंडीशंस उस समय बिगड़ गई थी, जिस पर मैं जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरा मुद्दा है विकसित भारत को लेकर। तो आज ये जो विकसित भारत की हम सोच पा रहे हैं, इसकी देन है हमारे पूर्वज। उन पूर्वजों की वजह से ही हम ऐसी संकल्पना लेकर आए हैं। और दूसरा है समय। तो हम गरीब से डेवलपिंग कंट्री हुए, तो हम आज जहां 2023 में खड़े हैं, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, मतलब एक विकासशील देश है। विकासशील देश से हम इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे। अब हालांकि विकासशील और इमर्जिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता, विकासशील के पहले भी इमर्जिंग हो सकता है, विकासशील के बाद भी इमर्जिंग हो सकता है। विकासशील के पहले इमर्जिंग का मतलब है कि हम और दयनीय स्थिति में थे, ऊपर उठ रहे हैं, और विकासशील के बाद इमर्जिंग का मतलब है कि हम विकसित की ओर जा रहे हैं। तो विकसित की ओर जाना भी, विकसित की ओर उन्मुख होना भी इमर्जिंग की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब हमारा लक्ष्य है कि हम पुअर से डेवलपिंग तो हो गए, अब हम टारगेट रख रहे हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभर कर आए सामने। मानते हैं कि डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं उनका एक समूह ओईसीडी कहलाता है, जिसमें कुल 38 देशों को शामिल करते हैं। कभी 35 हो जाते हैं, कभी 38 हो जाते हैं, ये सब चलता रहता है। डेवलप्ड का क्या मतलब होता है और डेवलप्ड कंट्री करने से हमको क्या हासिल हो जाएगा?
जैसे हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी, हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, रोड ट्रेन अच्छी हो जाएंगी, फिर हमें जर्नल डब्बे में नहीं जाना पड़ेगा, एसी के डब्बों में सफ़र करेंगे, ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी, ट्रेन की जगह बुलेट ट्रेन होंगी, गाड़ी डीजल पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहे होंगे 2047 में, हर हाथ में मोबाइल जैसे कि अभी है उस समय टेक्नोलॉजी होगी। तो कई सारी चीज़ों में परिवर्तन होने वाला है, कुल मिला के एक प्रकार से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन होने वाला है। तो जो लक्ष्य हमने 2047 के लिए रखा है, उन लक्ष्यों को पाने के लिए जिसमें जो मैंने नाम गिनाए हैं, उसी के कार्यक्रम को हम विकसित भारत 2047 कह रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को अगर हम देखें, अकेले नहीं पाया जा सकता है, इसमें हम सभी नागरिकों का एक योगदान होगा। तो जो नागरिकों के योगदान की हम बात कर रहे हैं वो समझना, हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। अब इसके लिए हमको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और हमको अपने कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तो आप अपनी पूरी क्षमता के साथ भारत के निर्माण में सहयोग नहीं कर पाएंगे। और आपको अपने कर्तव्य भी मालूम होने चाहिए, जिससे कि आप जो काम कर रहे हो आपको ये याद रहे कि यही काम है जो हमें करना है, जिससे हमारा देश आगे जाए। तो ये जो अधिकार और कर्तव्य है, ये हमको नहीं भूलने हैं 2047 तक। तो जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को याद रखना है, अपने अधिकारों को याद रखना है 2047 तक और भारत को विकसित बनाना है, तो इसी समय काल को अमृत काल कहा जाएगा। यानी अमृत काल अभी से लेकर 2047 तक का समय माना जाता है। अमृत काल का मतलब है हमें अपने कर्तव्य याद रहे कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो ऐसा समय काल जिसमें हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें हम युवा, बच्चे, महिला, वृद्ध सभी लोग जिस भी क्षेत्र में पारंगत हों, हर हालत में अपने देश के विकास के लिए योगदान देने के विचार मन में रखते रहें, अपने कर्तव्यों को याद करते रहें। और कब तक याद करना है? 2047 तक। इसी समय काल को हमने अमृत काल कहा है। अमृत काल को आप एक भाषा में कर्तव्य काल कह सकते हो। अगर आपसे पूछे अमृत काल एक प्रकार का कर्तव्य काल है, तो आप इससे नकार नहीं सकते और ये बात सही भी है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई। तो जो ये अमृत काल है, इसी अमृत काल की एक कर्तव्य या एक अधिकार है हमारा विकसित भारत। कर्तव्य कई सारे हैं ना, तो इस कर्तव्य में हमने कुछ लक्ष्य डिसाइड किए होंगे कि हम कर्तव्य आखिरकार पालन करेंगे किस चीज का, किस चीज का पालन करेंगे। तो 2047 के अगर सपने को पूरा करना है तो पहले तो लक्ष्य बताओ 2047 में हमें क्या क्या अचीव करना है, और इस अचीव करने के लिए हमको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कुछ कर्तव्य निभाने होंगे। तो ये जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को हमें देखना है कि 2047 के लिए कौन कौन से लक्ष्य हैं, और हमें अपने कर्तव्यों को देखना है। और ये जो समय काल है इसको हमने अमृत काल कहा। तो इस हिसाब से अमृत काल में कुछ लक्ष्य हैं और कुछ कर्तव्य हैं। उन कर्तव्य को प्राथमिकता कहा जाता है कि ये पहले करना है, बाद में फिर करते रहेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अमृत काल किसे कहते हैं। अब यहां से पीएससी उठेगी। तो अमृत काल पढ़ना जरूरी है, अमृत काल की जानकारी होना जरूरी है। अमृत काल कैसे लिखोगे, आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। अमृत काल एक कर्तव्य काल है, जिसमें हम सभी नागरिकों को कुछ कर्तव्य याद दिलाए जाएंगे कि हमको एक लक्ष्य अचीव करना है। उस लक्ष्य का नाम है विकसित भारत। वो कर्तव्य क्या है कि आप ऐसा काम करें कि आपका हर कार्य राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाए। तो वो जो हम विचार रखते हैं अभी से लेकर 2047 तक, जो भी हम काम कर रहे हैं, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी इकोनॉमिक्स को मजबूत कर रहा हूं, तो मैं आपको मजबूत करने का मतलब राष्ट्र को मजबूत कर रहा हूं। अगर मैं किसी भिखारी को उस गरीबी से बाहर निकालने के लिए कोई धंधा पानी स्टार्ट करवा रहा हूं, तो मैं राष्ट्र को मजबूत कर रहा हूं। राष्ट्र हमसे और आपसे मिलकर बना हुआ है, राष्ट्र विचारों से मिलकर बना हुआ है। विचार तब मजबूत रहते हैं जब आप मजबूत रहें, और आपको मजबूत करने में हम आपस में सहयोग कर सकते हैं।
तो जब हम आपस में सहयोग करेंगे तो एक दूसरे में मजबूती आएगी, विचारों में मजबूती आएगी और राष्ट्र में मजबूती आएगी। तो जो हमारी गति है वो बहुत बढ़ जाएगी और हम सब लोगों तक कल्याण पहुंचेगा, तो हम विकसित हो जाएंगे। यही हमारा टारगेट है और यही कर्तव्य है जो हमको वहां तक याद रखना है। अब इस टॉपिक में ऐसा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि मैं इसमें इसका आलोचना इस प्रकार से देखता हूं कि विकसित भारत 2047 एक घोषणा है, कोई रोड मैप नहीं है। मतलब बहुत स्पष्टीकरण नहीं है कि हम ये समय पे ये काम करेंगे, ये समय पर ये काम करेंगे। बस एक बात बोली गई कि हमें ये करना है। अब वो कैसे करना है उसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं इसका फायदा कि रोड मैप इसलिए नहीं बनाया है जिससे कि हम अपने सपनों का भारत बना सकें। अगर रोड मैप बना कर देते तो ये आरोप लगता कि सरकार वो बनाना चाह रही जो वो सोचती है। तो सरकार ने पोर्टल खोल दिया है कि जिसको जैसा लगता है सलाह दीजिए, अभी सभी की सलाह स्वीकार की जाएंगी और उसमें 10 सलाहों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन 10 सलाहों को माना भी जाएगा और उसी 10 सलाहों के आधार पर हम विकसित भारत का निर्माण करना शुरू करेंगे। तो ये अच्छा भी है कि विकसित भारत जो बन रहा है वो हमारे सपनों का भारत बनेगा, जैसा हम चाहें। इसीलिए शायद रोड मैप नहीं बनाया। तो इसकी आलोचना भी ऐसे करना है और उसकी समालोचना भी करना है। याद रखना कि आप एक अधिकारी बनने वाले हो, आपको आलोचना करने का अधिकार तब तक है जब तक वो न्याय संगत है। जब वो आपकी आंसर राइटिंग में ओवरफ्लो होने लगे, समझ जाना कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। आलोचना समालोचना के स्तर पर होनी चाहिए, बुराई के स्तर पर नहीं। मैं मानता हूं कि इसकी आलोचना अगर मेरे से पूछी जाएगी 2047 विकसित भारत की, तो मैं बोलूंगा कि यह घोषणा है, रोड मैप नहीं है। लेकिन पक्ष में यह भी बोलूंगा कि यह रोड मैप इसीलिए नहीं बनाया पूरी तरह से, थोड़ा बहुत तो रोड मैप होता ही है। पूर्णतः रोड मैप इसीलिए नहीं बनाया जिससे कि जन भागीदारी को भी किया जाए। तो सभी लोग सुझाव देंगे तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। एक ऐसे ढांचे का निर्माण हो रहा है जिस ढांचे के बनाने में सभी का हाथ है, सभी के विचार हैं। तो जब ये देश बनकर खड़ा होगा तो निचले से निचला तबका भी बोलेगा कि इस राष्ट्र को बनाने में हमने अपने भी विचार दिए थे। क्योंकि अब सभी के पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोग व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना सीख चुके हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज कॉल ईमेल इत्यादि की सहायता से आपके मैसेज को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उसमें से 10 मैसेजों को 10 सुझावों को पुरस्कार भी दिया जाएगा और उन्हीं सुझावों को मॉडल बनाकर देश के विकास में लगाया जाएगा। ये एक अमृत काल की कर्तव्यों की धारणा है। तो 2047 तक अब भारत सरकार जो भी काम करेगी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क पे, रेल पे, हवाई जहाज पे, जीडीपी में, पर कैपिटा में, वो सब समझना कि अब हम अमृत काल में कर रहे हैं। जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये अमृत काल में कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये अमृत काल में करा रहा हूं। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप मजबूत बने, और आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे कि आप मजबूत बने। और अगर आप मजबूत हो तो आपके विचार मजबूत होंगे, और विचार मजबूत हैं तो फिर राष्ट्र मजबूत होगा। इसीलिए जितने भी काम हम लोग अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली वो राष्ट्र की भलाई के लिए हो रहा है। और अगर हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं तो समझ जाना राष्ट्र भी गलत दिशा में जा रहा है। तो जब हम गलत दिशा में जाते हैं तो हमें कर्तव्य ध्यान दिलाए जाएंगे। हमारे कर्तव्य ये है कि हमें अपने राष्ट्र को विकसित बनाना है। तो बस उन्हीं कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए एक शपथ है, एक आग्रह है, एक निवेदन है, एक सलाह है, एक निर्देश है कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है। अमृत काल में हमें कुछ कर्तव्य निभाना है, इसीलिए इसे कर्तव्य काल भी कहा जाता है। अमृत काल में जो भी काम होंगे उन कामों को हम बहु मॉडल, मल्टी मॉडल के रूप में देख सकते हैं। मतलब जब भी कोई इन्वेस्ट किया जाएगा या जब भी कोई निर्माण किया जाएगा तो उसका उद्देश्य ये होगा कि केवल इसका उद्देश्य वो ना हो जिसके लिए बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए कि अभी सिवनी में एक नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे को आप देखेंगे 44 नेशनल हाईवे है, वो गुजर रहा है सिवनी के पास से। उसमें हाईवे बनाया गया जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो सके, एक उद्देश्य समझ में आया। लेकिन वहां पर जो अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, जंगल है जो सिवनी का, वो डिस्टर्ब हो रहा है टायरों के घर्षण से आने वाली आवाजों से, रात में गाड़ियों के जलने वाली लाइट से। तो वहां के जो जंगल हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जंगल के जीव भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो ऐसा क्या किया जाए? तो मल्टी मॉडल, मतलब जो काम कर रहे हैं उसके अलावा दूसरा फायदा भी हो। तो उतने क्षेत्र में रोड डाली गई है जिसमें आवाजाही बड़ी आराम से हो सकती है, पर वो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। वहां पर इस प्रकार के इक्विपमेंट लगाए गए हैं कि टायर जब घर्षण करे तो उस घर्षण से निकलने वाली आवाज जो बगल में प्लेटें लगाई गई उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए, तो दूर तक आवाज ना जाए, खासकर रात में, क्योंकि रात में तो घड़ी के टिक टिक की भी सन्नाटे की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। तो जिससे कि उन जानवरों को तकलीफ ना हो पाए, इसीलिए हम इसे मल्टी मॉडल कह रहे हैं।
मल्टी मॉडल का मतलब यह है कि एक काम करें और वो कई कामों में फायदा दे जाए, एक तीर से कई शिकार वाले काम। प्लस जो हम काम करें वो बहुआयामी करें, केवल एक समय में एक काम ना करें, एक समय में कई सारे कामों को समेटने का प्रयास करें और सभी में पारंगत हो जाएं। अभी तक हमारी धारणा ये होती है कि हम एक समय में एक ही काम करना चाहिए। अब धारणा यह है कि अगर विकसित बनना है, समय कम है, तो हमें कई सारे कामों को समझना होगा और उसमें कुशलता पानी होगी। ऐसा नहीं है कि रायता फैला दिया जाए। ये जो अमृत काल है, इस अमृत काल में जो हम कर्तव्य निभाने वाले हैं, उन कर्तव्यों को दिशा निर्देश देने के लिए एक बहुत बहुप्रचलित हमारे पास कार्यक्रम पहले से चल रहा है, पीएम गति शक्ति। तो जो हमें गति शक्ति से सीखना है, जो हमें संसाधन मिलेंगे, जो पहले से ही ब्लूप्रिंट बना के गया है पीएम गति शक्ति, बस हमें उसी का अनुसरण करना है। यानी कि पीएम गति शक्ति हमारे आगे का पुरखा है, बस उसी के पीछे पीछे हमको चलना है कर्तव्य निभाते हुए। तो इस प्रकार से हमें अमृत काल को सीखना है। तो इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न तो यही बनेगा कि पीएम गति शक्ति क्या है, तो इसको मैं आगे स्लाइड लगा के आपको सिखा दूंगा। पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति क्यों पढ़ रहे हो आप बताओ? क्योंकि पीएम गति शक्ति वो ढांचा है जिस ढांचे में हम लोग उसका अनुसरण करने वाले हैं। जैसे बर्फ में कोई व्यक्ति आगे निकल जाता है तो उसके पैरों के निशान पड़ जाते हैं, बस उन्हीं पैरों के निशान को फॉलो करना है। तो अमृत काल से पहले पीएम गति शक्ति आ गई, जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। पीएम गति शक्ति का सीधा सा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाने वाला निवेश। इसके 7 इंजन हैं जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम वापस से अपनी स्थान पे आते हैं। प्रश्न ये है कि अमृत काल से आप क्या समझते हो? अमृत काल यानी कर्तव्य काल है, जो कब से शुरू होगा? सुनना, ऐसे लिख के आना, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों से 100 वर्षों की अवधि, यानी जो हमने भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाया, वहां से लेकर और अब हम 2047 में 100वां वर्ष मनाएंगे, इन दोनों की अवधि के बीच के पूरे समय काल को अमृत काल कहा जा रहा है, जिसमें हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है सभी भारतवासियों को। इसीलिए इसे कर्तव्य काल भी कह रहे हैं। तो अगर एक लाइन में लिखने को मिले कि अमृत काल का मतलब, तो आप लिखना, अमृत काल घोषणा से अगले 25 वर्ष का समय है। मतलब जब अमृत काल की घोषणा हुई है, उससे अगले 25 वर्ष जो भी समय चलने वाला है, वो हमारा कहलाएगा अमृत काल। इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहली बार कब किया गया? 2021 में। यानी अब 2021 के बाद 2022 से लेकर अब तक जो भी समय काल चलेगा, वो हमारा अमृत काल कहलाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। तो 2022 है, इसमें 2047 जोड़ दो, या मैं कहूं 2047 से 2022 को घटा दो, तो 5 में से, समझ पा रहे हो, ये आ गए 25 साल। तो 2022 से 2047 तक का जो अब समय आने वाला है, इसी समय को अमृत काल कहा जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? अमृत काल, बजट में पहली बार अमृत काल शब्द का प्रयोग कब हुआ? अब चूंकि 21 में भाषण आया था, 2022 में ही तो हो सकता है, तो हमारे बजट में पहली बार अमृत काल शब्द का प्रयोग किया गया था 2022 और 23 में। तो ये बजट लागू कब से माना जाएगा? यानी अमृत काल का बजट कब से शुरू होगा? तो याद रखना, 2022-23 अमृत काल का बजट नहीं था। अमृत काल का बजट है, पहला बजट अमृत काल का 2023-24 था। हो सकता है एमपीपीएससी 2 नंबर में हमसे ये पूछ दे कि अमृत काल का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, और आपको लिखकर आना पड़े, और किस बजट में पहली बार अमृत काल शब्द का प्रयोग हुआ, किसने अमृत काल शब्द का प्रयोग किया, कब किया, इसका क्या मतलब है, कौन सा मॉडल है, और इसको निर्देशन किससे मिलता है। ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप ये बात समझ पाए होंगे। क्लियर है यहां तक? अब अगला मुद्दा, ठीक है सर, अमृत काल समझ में आ गया, 25 साल का जो समय पीरियड है वो अमृत काल कहलाया। अब इस अमृत काल में जो हमको काम करने हैं वो हमारे कर्तव्य हैं, और हमें उन कर्तव्यों का पालन करके इन 25 सालों में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बस उन्हीं लक्ष्यों में से जो अमृत काल में हमें प्राप्त करने हैं, उन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है जो तुम्हारे एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है। यानी एमपीपीएससी के सिलेबस में अमृत काल नहीं है, अमृत काल के जितने लक्ष्य हैं उसमें से एक लक्ष्य सिलेबस में दिया गया है। तो क्या लक्ष्य है?
और उन लक्ष्यों के लिए हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो आपको ऐसे समझना है। अमृत काल का जब 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, उसके बारे में बात की, तो उन्होंने एक शब्द लिखा कि हम अब एक न्यू इंडिया बनाएंगे। माननीय मोदी जी ने न्यू इंडिया शब्द का प्रयोग किया। अब सरकार के द्वारा इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें कंट्राडिक्शन होते हुए दिख रहा है कि अब ये जो हमने अमृत काल के लिए घोषणाएं की हैं, क्या हमें यहाँ पर न्यू भारत लिखना चाहिए या न्यू इंडिया लिखना चाहिए? तो ये कंट्राडिक्शन का आ रहा है, हम इसमें नहीं फंसना चाह रहे हैं। अब न्यू इंडिया बनाए कैसे? न्यू इंडिया का मतलब है डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना है हमको। कुल मिला के पूरे इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में केवल हमारे पास 25 साल हैं सब लोगों के पास, और ये जो 25 साल हैं इसको हम अमृत काल कह रहे हैं, और सबके कर्तव्य के बिना ये लक्ष्य मिल नहीं सकता। इसीलिए इसे हम कर्तव्य काल भी कह सकते हैं, सभी लोगों का कर्तव्य है। और न्यू इंडिया बनाएंगे कैसे? उसके लिए हमें कुछ लक्ष्यों को पाना होगा, और लक्ष्य को हम, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पंच प्रण। हमें कुछ मन में पंच प्रण करने होंगे, प्रण करना होगा, भीष्म प्रतिज्ञा लेनी होगी कि नहीं, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं विकसित भारत ना बना दूं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो उन पंच प्रणों में एक प्रण है विकसित भारत। तो हमें पंच प्रण क्यों लेने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम एक न्यू इंडिया बनाना चाह रहे हैं। न्यू इंडिया बनाने के लिए प्रण लेना जरूरी है। तो हमने कौन कौन से 5 प्रण लिए? पहला, न्यू इंडिया बनाने के लिए भारत को विकसित करेंगे। न्यू इंडिया बनाने के लिए गुलामी के हर अंश से मुक्ति पाएंगे। न्यू इंडिया बनाने के लिए विरासत पर गर्व करेंगे। जो विरासत हमको मिली हुई है उस पर हमें गर्व करना है। जो भी हमको दिया गया है, जो भी हमारे पूर्वज हमको छोड़ गए हैं, संस्कृति, संस्कार, उस पर शर्म मत करो, उस पर गर्व करो कि नहीं, यही हमारा है। इसमें एक छुपा हुआ मैसेज जो मुझे समझ में आ रहा है और बड़ा अच्छा भी लगता है, और इसको मैं अपनी तरफ से कोट करना चाह रहा हूं। आप में से अधिकांश बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और पहली बार मॉल या किसी ऐसे शोरूम में जाते हैं जहां हम इससे पहले कभी गए ही नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग, हम लोग गांव से आते हैं, पर गांव से आने का मतलब यह नहीं कि हम डरते हैं किसी से, पर चूंकि चकाचौंध पहली बार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में शंका तो हो ही जाती है। अब मॉल में गए तो उसमें तुमको पिज्जा, बर्गर जैसी बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी जो एकदम सड़ा हुआ भोजन और बासा भोजन बेच रही होती हैं आधुनिकता के नाम पर। हम जाते हैं, वो हमसे इंग्लिश में बात करते हैं, और आपको वो इस प्रकार से बात करेंगे, वो देख लेंगे कि तुम गांव के हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती होगी, पक्का है। और स्वाभाविक है कि उतनी फ्लुएंट तो नहीं आती, लेकिन सर अधिकारी बनते बनते हम सीख जाएंगे। अब इंटरेक्शन जब होता है तो वो इंग्लिश में आपको इंप्रेस करने का प्रयास करते हैं। तो यहां से ये सीख मिल रही कि अपनी भाषा पे गर्व करो भाई साहब। देश हमारा, जमीन हमारी, बिल्डिंग हमारी, दुकान हमारी, लोग हमारे। तुम इंग्लिश बोल रहे हो, लोग सब हिंदी जानते हैं। अपनी भाषा, जिस भाषा में हो, हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा, तमिल भाषा, मलयालम भाषा, अपने जो संस्कृति है, अपनी जो धरोहर है, उस पर गर्व करो। तो ये जब हम सब सीखेंगे, इस लक्ष्य को हमें पाना है, ना केवल भारत को विकसित बनाना है, गुलामी के हर अंश से मुक्ति पानी है, विरासत पर गर्व करना है, एकता और एकजुटता हमें दिखानी है कि अगर हम, कोई देश हमारे बारे में कुछ बोले, जैसे मालदीव ने भारत के लिए बोला, अब वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोला, हम नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो कि हमारा मुखिया है, व्यक्ति कौन है छोड़ दो, पद की बात कर रहा हूं मैं। तो जब पद की बात आती है, पीएम की बात आती है, तो भारत का सभी नागरिक सम्मान करता है। और अगर व्यक्ति की बात आती है तो हो सकता है मोदी जी किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो, लेकिन पीएम के तौर पर सभी को सम्मान करना चाहिए, वो एक वैधानिक पद है। अब जब मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए अशब्द बोले तो पूरा भारत एक साथ जमा हुआ, खड़ा हुआ और उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया, और आज वो घुटनों पे भी है। ये एकजुटता हमें दिखानी पड़ेगी, तभी हम विकसित बन पाएंगे। हमें आपस में लड़ना छोड़ना होगा, तभी हम विकसित बन पाएंगे। कलेश बंद करना होगा, तभी हम विकसित बन पाएंगे। और नागरिकों में कर्तव्यों की भावना होनी चाहिए। जो भी कर्तव्य हमको हमारे संविधान में बताए गए हैं, उन सभी कर्तव्यों की भावना हमारे अंदर वापस से प्रकट हो। हमें राष्ट्र बनने के लिए अंदर कर्तव्यों की भावना का आना जरूरी है। तो न्यू इंडिया अगर बनाना है तो 5 प्रण हम लोगों को लेने होंगे। पहला प्रण, विकसित भारत बनाएंगे। दूसरा प्रण, गुलामी के हर अंश से मुक्ति पाएंगे। तीसरा प्रण, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता पर ध्यान देंगे। और पांचवा है कि अपने कर्तव्यों की भावना का हमेशा याद रखेंगे। अगर ये 5 प्रण हम निरंतर 2047 तक बना पाए तो हम न्यू इंडिया बना लेंगे। और न्यू इंडिया में
एक प्रण है हमारा विकसित भारत। विकसित भारत 2047 तक बनाना है, यह अमृत काल के न्यू इंडिया के 5 प्रणों में से एक प्रण है। अब आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अब इस प्रण को पूरा करने के लिए, इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि काम तो करना ही है। अब सभी जगह काम करना है। एमपीपीएससी की तैयारी अगर करना है, 6 पेपर हैं, अब 6 को बिना कंप्लीट किए हुए तो एमपीपीएससी मेंस नहीं निकलेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि हम प्राथमिकता किसको दें। जो कमजोर है या जिसमें सुधार जल्दी हो सकता है उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। तो यहां पर देखो, इस न्यू इंडिया के इन 5 प्रण वाले लक्ष्यों को, ये प्रण का मतलब लक्ष्य है ये हमारे, इन 5 प्रणों को अगर पाना है तो हमें इन कर्तव्यों को या इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारे कर्तव्य हैं, जिन कर्तव्यों की बात यहां की गई है। इन कर्तव्यों को मैं कहता हूं प्राथमिकताएं। चूंकि इनकी संख्या कम है, 7 है, इसलिए इसको कहते हैं सप्तऋषि। तो अमृत काल में एक है पंचप्रण और एक है सप्तऋषि। तो न्यू इंडिया कैसे बना सकते हो? पहली बात तो पंचप्रण लेने पड़ेंगे। फिर जब पंचप्रण ले लिए हैं, उन पर काम करने के लिए जाएंगे, तो हम काम सभी क्षेत्रों में करेंगे कि प्रमुख क्षेत्रों में करेंगे? तो आंसर है कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ही काम करेंगे, उनको कहते हैं हम सप्तऋषि। क्या मैं समझा पाया हूं आप लोगों को? तो पीएससी में यहां से अगर प्रश्न आ गया, सोच के देखिए कि न्यू इंडिया से संबंधित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा करो, तो हो सकता है कि आपके गले से पानी नीचे ना जाए, क्योंकि हमने इतना सोचा ही नहीं है। पर जो 2024 का मेंस जो जुलाई में अनुमानित है, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डेप्थ वहां पर पूछेंगे। हो सकता है अगला वाला जो मेंस आए उसमें तुम्हारे फेफड़े, गुर्दे, जिगर सब बाहर निकालने हैं, वो ऐसे हाथ डाल के निकालेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? क्योंकि सिलेबस जिस प्रकार से उन्होंने दिया है, बहुत एनालिटिकल प्रकार का सिलेबस है, बहुत विश्लेषणात्मक प्रकृति का सिलेबस दिया है उन्होंने। तो सप्तऋषि प्राथमिकताओं में क्या क्या आएगा? समावेशी विकास करेंगे। अब बताओ, समावेशी विकास को लेकर प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। अगर हमको अपना न्यू इंडिया बनाना है, अगर हमको ये 5 प्रण पूरे करने हैं, तो हमें इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मजबूती से काम करना होगा। इन क्षेत्रों में अपनी पूरे कर्तव्य निष्ठा दिखानी होगी। हमें समावेशी विकास लाना होगा, हमें हरित विकास करना होगा, हमें अपनी युवा शक्ति का अच्छे से प्रयोग करना होगा और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना होगा। इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो 7 हमारी प्राथमिकता है, उनको हमने सप्तऋषि कहा। अब आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं और इसमें थोड़ा सा ऐड करके क्लियर कर दूं कि ये जो पूरी कहानी आप समझ रहे थे वो अमृत काल के अंतर्गत है। चूंकि इस अमृत काल जो 25 साल हैं, जिस दिशा में हम काम करने वाले हैं, वो पीएम गति शक्ति के आधार पर ही होगा। यानी पीएम गति शक्ति ने हमको एक दिशा दे दी है, बस इसी दिशा पे हमको काम करना है। तो अगला प्रश्न यह आएगा कि पीएम गति शक्ति पर टिप्पणी कीजिए। तो पीएम गति शक्ति के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना कि पीएम गति शक्ति वास्तव में एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। ऐसे लिख देना, एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। मतलब इस मास्टर प्लान से पूरे राष्ट्र की तरक्की होगी। और यह जो मास्टर प्लान है, इसका नेचर यानी प्रकृति कैसी है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी का मतलब जुड़ाव, यानी एक ऐसा राष्ट्रीय प्लान बना रहे हैं जिससे कि हम कनेक्शन बना पाए, संचार व्यवस्था अच्छी कर पाए। संचार के लिए रोड, रेल, बंदरगाह, हवाई जहाज, इन पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जिस देश में संचार व्यवस्था और आधारभूत संरचना अच्छी होती है, वो देश अपने आप विकसित होने लगता है। तो यदि हमको एक राष्ट्रव्यापी मास्टर प्लान की बात करनी है, तो समझ जाना पीएम गति शक्ति की बात कर रहे हैं, जो कि प्रकृति में कैसा मॉडल है? एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। क्या उद्देश्य है इस पीएम गति शक्ति के? इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक लागत को हिंदी में कहते हैं रसद लागत, इसको कम करना। यानी कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसकी लागत को कम करना। वो लागत कैसे कम हो सकती है? डीजल पेट्रोल को कम करके। रोड अच्छी बनाएंगे तो टायरों का घर्षण कम होगा, टायर कम घिसेंगे। रोड स्मूथ होगी तो दचके कम लगेंगे, ट्रक पुराने कम होंगे, ज्यादा लंबा चलेंगे। इस प्रकार को हम ह्रास कहते हैं।
तो जब किसी उत्पादन में ह्रास कम हो जाता है तो उसकी बचत बढ़ जाती है। तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो भी वस्तुएं, सामान, उत्पादन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर हो रहा है, उसकी लागत कम से कम की जा सके। और लागत अगर कम होगी तो कच्चा माल सस्ता होगा, और जिस देश में कच्चा माल और लेबर सस्ता हो जाए, समझ जाना उस देश में महंगाई कम हो जाती है। महंगाई कम होने का मतलब है उत्पादन में विकल्प आ जाना। उत्पादन में विकल्प का मतलब है कि कल्याण की चांसेस बढ़ जाना, और कल्याण अगर हो गया तो समझ जाना उस देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसे लक्षण कम हो जाएंगे, क्योंकि उत्पादन से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और कल्याण से गरीबी। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर यह भी सच है कि किसी भी देश में गरीबी और बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 16 मंत्रालयों में और कई सारे विभागों में आपस में समन्वय करना है, और प्रमुख रूप से इसमें सड़क और रेल मंत्रालय की बड़ी भूमिका होने वाली है। तो 16 मंत्रालयों का आपस में समन्वय है, तब कनेक्टिविटी हो पाएगी। और ये 16 मंत्रालय वो हैं जो इंटरलिंक कनेक्टिविटी से संबंधित हैं। तो पीएम गति शक्ति एक बहुत राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट है। इस राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें कई सारी योजनाएं शामिल हैं, जैसे सागर माला, भारत माला, उड़ान योजना। ये जो योजनाएं आप लोग इंडिविजुअल पढ़ते हो, ये सभी योजनाएं किसका हिस्सा हैं? ये पीएम गति शक्ति का ही हिस्सा है। यानी पीएम गति शक्ति इन योजनाओं को समन्वय कर चुकी है, आपस में कोऑर्डिनेशन कर चुकी है। अगर इन योजनाओं के पूरे होने में या इनके रखरखाव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें पीएम शक्ति आपस में मंत्रालय में जो कोऑर्डिनेशन है उसके द्वारा सही किया जा सकता है। पीएम गति शक्ति में 7 इंजनों की बात की गई है। 7 जो इंजन है इनको लेकर कॉन्सेप्ट बन सकते हैं कि बताइए पीएम गति शक्ति के 7 इंजन कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला इंजन है सड़क, दूसरा है रेल, तीसरा है हवाई अड्डा, चौथा है बंदरगाह, पांचवा है जल परिवहन, जन परिवहन, छठवा है जल परिवहन, और सातवां है लॉजिस्टिक। तो ये हमारे पीएम गति शक्ति के 7 इंजन हैं, और इन 7 इंजनों के आधार पर पीएम गति शक्ति को परिभाषित और डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। मैं ये आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें आपने नोट भी कर लिए होंगे, नोट डाउन भी कर लिए होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वापस से आएंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अमृतकाल। अमृतकाल क्या है समझ में आए। फिर इस अमृतकाल में 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक विजन है इस अमृतकाल में कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। न्यू इंडिया बनाने के लिए हमने 5 प्रण लेने हैं, और इस प्रकार की 7 प्राथमिकताओं पर ध्यान देना है। इन 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि कहा गया। इन प्रण को 5 प्रण कहा गया। इन 5 प्रण में से एक प्रण है विकसित भारत, और इसी एक प्रण को एमपीपीएससी ने सिलेबस के रूप में डाल दिया है कि विकसित भारत @2047 क्या है। आधी फिल्म तो क्लियर हो गई होगी। तो 2047 तक जैसा हम भारत देख रहे हैं वही हमारा विकसित भारत @2047 है। पर पीएससी अगर पूछे कि @2047 विकसित भारत क्या है, तो भाषा में क्या लिख के आओगे? वही बात कैसे समझिएगा कि आर्थिक विकास से परे। ये पहले पॉइंट समझिए, आर्थिक विकास से परे। जब मैं बोलूं आर्थिक विकास से परे तो इसका मतलब है, आर्थिक विकास से परे इसका क्या मतलब है सर? सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना, कि ये मत सोचना कि पैसा अगर दे दिया तो हम विकसित हो गए, रोड बना दी तो विकसित हो गए, घर घर बिजली पहुंचा दी तो विकसित हो गए, हाथ हाथ मोबाइल आ गया तो विकसित हो गए, फटे जीन्स पहन लिए तो विकसित हो गए। ये बहुत गलत सोच है। इसे हम बोलते हैं आर्थिक। तो आर्थिक विकास से भी परे मतलब ये तो होना ही होना चाहिए। भारत के लिए खुशी प्रेरित, यानी कि जिस हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं उसमें पैसा, घोड़ा, गाड़ी तो सब होगा, बाबू सोना भी होंगे, पर जो अंदर खुशी मिलेगी, नहीं तो देखा है कई उदाहरण भी बता दूं मैं आपको। सीसीडी कॉफी कैफे डे। मुझे कॉफी कैफे डे से एक बात याद आई। देखो गांव के आदमी कभी गए गए नहीं है कॉफी वॉफी में, ठीक है, और उसमें गए अपन स्टूडेंट लाइफ में तो 5 रुपए की चाय पीने वाला कहां से 70 रुपए की कॉफी पी पाए।
तो भैया अपन ने भी स्टाइल मार दी, बोले कॉफी, उसने कॉफी के कई सारे नाम गिना दिए। मैंने कहा भाई साहब, दूध में कॉफी वाली जो नॉर्मल आती है, मैं समझ गया कि ये CCD फलाना डी ढिकाना डी हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। वहां पे तो जो मुमताज और शाहजहां हैं, बस वही बैठ सकते हैं, और बैठना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप जीवन जियो, जिसके साथ घूम रहे हो फिर रहे हो, बिंदास होकर जियो। लेकिन याद रखना, जब आप किसी के साथ बैठे हो कहीं पर भी, तो तुम्हारे अंदर बेधड़क ये विचार आ रहा हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, तो आप सच में गलत नहीं, कहीं भी बैठे हैं। फिर लोग कुछ भी सोचें आपके बारे में, याद रखना इस चीज के लिए। फिर चाहे आप CCD में बैठो, पार्क में बैठो, कहीं भी बैठो, मैं इस चीज का पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे मन में खोट है, तुम उसी नीच प्रवृत्ति की सोच वाले हो जो इस भारत की प्रवृत्ति चल रही है, जिसमें बलात्कार का बीज जन्म लेता है, बलात्कार की सोच जन्म लेती है, तो समझ जाना कि तुमसे दोगला इंसान कोई नहीं है। अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हो तुम, है ना। इसीलिए आप जिस उम्र में हैं, पढ़ाई कीजिए, जीवन जीजिए। जीवन जीने का मतलब है अंदर से खुशी को महसूस कीजिए, तब हम विकसित बन पाएंगे। खुशी ये है कि आपकी कोई बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसके लिए एक जीवन साथी का होना जरूरी है। पर हमारे देश में लिव इन का मतलब केवल सेक्सुअल होता है, कि बस लिव इन का मतलब सेक्स कर लो, खत्म, इससे ज्यादा सोच ही नहीं है हमारी। तो तुम्हारे मन में विचार है ना सेक्स का, चोर है तुम्हारे मन में, इसीलिए मुंह बांध बांध के घूमते हो सब लोग। और जिस दिन मन में ये आएगा कि नहीं, ये मेरा जो पार्टनर है, ये मेरी बातों के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जीवन में आया है, तो उस दिन तुम्हें सच में खुशी मिलेगी। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है कोई हमारे अंदर की बात को सुन ले, और वो हैबिट हमें अंदर डालनी पड़ेगी। पर हमारे अंदर तो हवस है ना, बातें हैं कहाँ। तो हवस निकालने का प्रयास किया जाता है इस देश में, है ना। आजकल जो निब्बा निब्बी घूम रहे हैं, वो हवस, एक दूसरे की हवस एक्सचेंज करने के लिए। विचार एक्सचेंज कौन करना है ही नहीं है, विचार पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ाई लिखाई की नहीं, वही हवस देखिए दिन भर यूट्यूब, मोबाइल और टीवियों में, तो वो हवस एक दूसरे से एक्सचेंज करनी है, बस इसीलिए मिलना होता है। ये हकीकत है। तो आंखों में चोरी होगी, चश्मा लगा के मुंह बांध के घूमोगे इधर उधर, और अगर सच्चे होगे तो जहां चाहो चौराहे पे भी हाथ पकड़ के बैठ जाओ। मन में सच्चाई है कि मेरे मन में कोई खोट नहीं है, केवल विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं हम। अब इसमें से कई ऐसे होंगे जो मानसिकता, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उनकी सोच ही वही है, उनका पालन पोषण ही यही हुआ है कि जहां भी हवस मिले उसको पूरी कर लो। तो आर्थिक विकास से परे भारत के लिए खुशी प्रेरित मॉडल तैयार करना, मतलब ऐसा विकसित भारत बनाना है कि चकाचौंध रोड हो, चमाचम लाइट हो, अच्छे कपड़े हो, शानदार गाड़ी हो, फकाफक सब कुछ हो, एकदम मजा आ रहा है, अंदर से खुशी भी है। तो मैं CCD वाले का उदाहरण लेने वाला था। कितना पैसा था CCD के मालिक में, और वो आत्महत्या करके मर गया। एक IAS को मैंने देखा, वो आत्महत्या करके मर गया। मतलब लोग पैसे वाले मर रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि केवल पैसे से सब कुछ नहीं होता बाबू, पैसे के परे सोचना है, जीवन के बारे में सोचना है। ऐसा भारत बना रहे हैं हम कि पैसा भी होगा और खुशी भी होगा। दूसरे जो दुनिया के देश है ना, उनके पास केवल पैसा ही पैसा है, उनके पास खुशी नहीं है। इसीलिए तो वो हरे रामा हरे कृष्णा करने के लिए भारत देश में आ रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, क्योंकि पैसा आ चुका है, अंदर से खुशी नहीं है। और हम अध्यात्म के देश हैं, बस हम अपने ही अध्यात्म का प्रयोग नहीं करते हैं, हम अपने अध्यात्म का प्रयोग नहीं करते हैं। बस हम सुबह जगते हैं, इंग्लिश गाना लगा लेते हैं, और वो लोग जगते हैं तो वो भक्ति गीत लगा लेते हैं। कितना बदल गया है दुनिया। जबकि भक्ति गीत हमें सुनना चाहिए, मन में शांति होती है, शांति है तो खुशी है, अंतिम लक्ष्य तो खुशी ही है। तो हम ऐसे विकसित भारत को बना रहे हैं जहां सब कुछ होगा, पैसे, दौलत, शोहरत और खुशी भी होगी। तो ऐसे विकसित भारत को तैयार कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए विकास पहलुओं की पहचान करनी है, मतलब ऐसा विकसित भारत जिसमें आर्थिक विकास भी हो, लोग खुश भी रहें। तो इसके लिए जो हम 25 साल काम करने वाले हैं, उसमें किन किन मुद्दों पर काम करें कि ये प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? आर्थिक विकास के साथ साथ खुशी। तो विकसित भारत का मुझे अंतिम जो लक्ष्य समझ में आया है कि हमें आर्थिक विकास अच्छे से करना है, और हमारा जो नागरिक है उसके अंदर खुशी रहे। तो ये दो काम करने के लिए हम जिन पहलुओं पर काम करने वाले हैं, जिन पहलुओं पर हम
सुधार करने वाले हैं। उन्हीं पहलुओं के सुधार की पूरी जो कहानी है, जो समय है, उसको हमने विकसित भारत 2047 कहा। अब चूंकि ये जो हमको लक्ष्य प्राप्त करने हैं, विकास के पहलू जो पहचानने हैं और उनको पूरा करना है, जो टारगेट हम डिसाइड कर रहे हैं, जितने समय में हमें करना है, उसी समय को हम अमृत काल कह रहे हैं। यानी जिस समय काल में यह लक्ष्य पाने का प्रयास किया जाएगा, उस समय को हम अमृत काल के रूप में परिभाषित कर रहे हैं और अमृत काल के रूप में उसको पहचान भी रहे हैं। अरे समझ में आया थोड़ा सा? तो अब आप वापस से आ जाओ मुद्दे पर। मुद्दा यहां है, चलो विकसित भारत क्या है ये पढ़ा दिया मैंने। विकसित भारत क्या है, इसका मतलब मास्टर साहब ने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया। विकसित भारत क्या है, आई बात समझ में? फिर अगला पॉइंट है कि विकसित भारत के घटक बताइए। अब यहां सर घटक का क्या मतलब है? अब देखिए, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट। आप ऐसे समझो, एक इंजन है, उस इंजन के पुर्जे घटक कहलाएंगे। ऐसे ही ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के पुर्जे क्या होंगे भाई? कौन कौन से पुर्जों को टाइट करना है, कौन कौन से पुर्जों को ढीला छोड़ना है। कोई पुर्जा अगर हम टाइट नहीं कर पाए तो गाड़ी में आवाज आएगी, खड़ 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 खड़। तो वो आवाज आ रही, इसका मतलब वो सही नहीं हुई। सही करना है हमको, शानदार करनी है, जन्नाटेदार करनी है, तो हमें किन किन पुर्जों पे काम करना है? तो सबसे पहले आर्थिक वृद्धि, ये हमारे आर्थिक विकास का पुर्जा है, घटक है। आर्थिक विकास, नवाचार, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। अब सर इनोवेशन का मतलब नई नई चीज बना देना, नई नई तकनीक बना देना। जैसे ड्रोन नवाचार है। विभिन्न प्रकार के आप देखते हो गांव के लड़के जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, स्कूटर बना देते हैं, मोटरसाइकिल बना देते हैं। किसानों को काटने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें बना दी गई हैं, नवाचार ही तो है। मतलब ऐसी सोच या ऐसे उपकरण या ऐसी तकनीक का इजाद करना जो हमारे जीवन को सरल और सहज कर दे, और जो उससे पहले कभी नहीं थी, वो विचार भी नहीं था, समझ जाना वो नवाचार हो जाएगा। तो आर्थिक विकास अगर हमको पाना है 2047 का, तो स्वाभाविक है कि हमको नवाचार करना पड़ेगा। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, क्या करनी पड़ेगी हमको? आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता क्यों जरूरी है? देखो, जो भारत देश है ना, वो भारत देश ऐसे गति किया है, ऐसे यूं यूं यूं। तो भारत की जो वृद्धि का साइकिल है ना, वो वी शेप है। अगर पूछा जाए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस शेप में गति कर रही है, वी शेप में। मतलब पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। जीवन का नियम है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, पर इकोनॉमिक्स में स्थिरता लाना हमारा प्रथम उद्देश्य है, वॉलेटिलिटी ना रहे। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इस चीज को ऐसे समझाना चाहूं, तो ये 1951 का समय काल है। यहां से हमारी जो इकोनॉमी थी वो ऐसे ऊपर गई 1951 में, जब हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये लगभग 1991 की बात है। तो हमने क्या किया, 1951 से लेकर और 1991 तक हम लोगों ने रिफॉर्म करने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया हमने? रिफॉर्म का प्रयास किया। जब हमने रिफॉर्म कर लिया, रिफॉर्म से चीजें सही हुई, कुछ चीजों में बदलाव हुआ, फिर आकर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश किया 2012 के बाद। अब हम लोग जब नीचे गए तो परफॉर्म करेंगे। अब हम, हमारे परफॉर्म करने का अर्थ है, तो हमारी इकोनॉमी में तीन चीजें आई। पहले हमने रिफॉर्म किया, बिल्कुल सही किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ट्रांसफॉर्म किए, अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन, इस क्षेत्र का रोजगार उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का रोजगार इस क्षेत्र में। अब स्टेबिलिटी हम शो कर चुके हैं, अब परफॉर्म करेंगे। कोई स्टेज जब बनती है तो परफॉर्म तब करोगे ना, सब चीजें स्टेबल हो जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत अब
परफॉर्म करने की स्थिति में आ गया है। क्रिकेटर जब क्रिकेट लेके बल्ले के मैदान में आता है तो वो पहले अपना गाइड लेता है, कपड़े सही करता है, हेलमेट सही करता है, ग्लव सही करता है, फिर वो बल्ला लेके तब वो परफॉर्म करना शुरू करेगा। यही देश है। तो पहले वो अपने आप को सुधारा, रिफॉर्म किया, फिर उसने ट्रांसफॉर्म किया, फिर उसने बैटिंग करना शुरू किया। तो इस प्रकार से भारत की जो कंडीशन है वो ऐसी है, और हम ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम स्थिर है, क्योंकि जिस इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी होती है उस इकोनॉमिक्स में निवेश बहुत आता है, और निवेश भारत में आएगा तो भारत में उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार होगी तो आय होगी, आय होगी तो गरीबी खत्म हो जाएगी, और बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। क्योंकि जब कोई एफडीआई निवेश आता है तो अकेला पैसा लेके नहीं आता, मैनेजमेंट लेके आता है, कई सारी तकनीक विचार लेकर आता है, उन विचारों को वो साझा करता है, और इससे हमारे देश में तरक्की होती है, निरंतरता आती है। तो निरंतरता लाने के लिए निवेश का निरंतर आना जरूरी है, और उसके लिए स्थिरता का होना जरूरी है। तो हमारे घटक के रूप में अगर हम चाहें तो जो आर्थिक विकसित भारत 2047 के लिए हमारे क्या घटक होने चाहिए, हम किन पर काम करने वाले हैं, तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, नवाचार, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक निरंतरता हमारा प्रमुख लक्ष्य है, और हम इसको निरंतर पाने का प्रयास करेंगे। अब वही कहानी फिर से देखो, कौन कौन से टॉपिक हो गए। तो ये हो गया, ठीक है, घटक हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उद्देश्य की तरफ, फिर हम बात करेंगे पहलुओं की। तो उद्देश्य पे आ जाओ। क्या उद्देश्य है? टू मार्कर्स के रूप में मैंने परिभाषा लिख दी है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के छात्रों एवं युवाओं की ऊर्जा को, सीधी सी बात है कि बिना युवा के देश आगे नहीं जा सकता, है ना। तो उस युवा की सुननी भी पड़ेगी। अब एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जाके धरना दे रहे हैं और तुम बाहर निकल भी नहीं रहे हो, नई बहू की तरह छुप के बैठे रहते हो, कम से कम बाहर निकलो, युवाओं से बात करो। अगर युवा गलत दिशा में है तो तुम कन्विंस करो कि बेटा तुमसे गलती हो रही, तुम गलत धरना दे रहे हो, है ना। दुपक के बैठ जाते हो अंदर। युवा रात रात भर बेचारे डले रहते हैं, तैयारी करें कि धरना दें, और तुम लंबी लंबी बातें यहाँ पे बोली जाती, तो मेरे को होती है खिसियान खतरनाक वाली। एक तरफ युवा लाठी खा रहे हैं वैकेंसी बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे युवाओं की ऊर्जा की बात कर रहे हो। तो ऐसी ऊर्जा का क्या करेगा युवा? भाई युवा की बात तो यूं सुनी जाए ना, तकलीफ तो सुनो। अगर कोई युवा एमपीपीएससी आयोग के सामने जाके धरना दे रहा है और आयोग को लगता है कि गलत कर रहे हैं, आयोग का ये निर्देश है कि भाई जब हमने नोटिफिकेशन दे दिया था बहुत पहले ही दिसंबर में कि 11 मार्च को मेंस होना है, तो फिर क्यों धरना दे रहे हो? तो ये बात आके आयोग सामने ज्ञापन लेके बोल दे बच्चों से, बच्चे चले जाएंगे। बच्चों को फील करा दो कि तुमने गलत किया है। कन्विंस करने में कितना समय लग रहा है भाई? अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। भाई दोनों तरफा से संवाद होना चाहिए। मैं ये मानता हूं सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, तो ये जो बातें लिखी हुई है मुझे बहुत तटस्थ और बहुत छिछली बातें लगती हैं। फिर ये कि विश्वविद्यालय के जितने छात्र और युवा हैं उनकी ऊर्जा को विकसित भारत के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगाना। तो जो हमें विकसित भारत बनाना है उसमें हमें अपने युवा, जो खासकर विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं छात्र जो हैं, उनकी ऊर्जा को विकसित भारत के लिए लगाना। अब मैंने कहीं खबर पढ़ी थी, सही है कि गलत है, कि किसी पार्टी के एक बड़े नेता की रैली होने वाली है गोवा में, और वहां पर गोवा में कॉलेजों की छुट्टी करके उनसे कहा गया है कि आप रैली में जाइए। अगर ऊर्जा इस प्रकार से प्रयोग करने वाले हो देश के युवाओं की, तो देश विकसित तो छोड़ो, जो है वो भी चला जाएगा। अगर इस देश में सच में युवाओं की ऊर्जा को यूज करना है तो युवाओं को सुनना शुरू करो। और इस देश में सिर्फ युवाओं को सुना ही नहीं जा रहा है, उन्हें नकारा जा रहा है। समस्या ये है। तो ये बातें फिर बहुत सतही और बहुत छिछली नजर आने लगती हैं। जो युवा हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इस उद्देश्य में, तो उसके लिए एक आइडियाज पोर्टल बनाया जाएगा। तो हो सकता है ये भी प्रश्न आपसे बन सके, या फिर नहीं बनेगा तो कहीं कंटेंट में ऐड कर सकते हो कि विकसित भारत 2047 के लिए आइडियाज पोर्टल क्या है। तो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां छात्र एवं युवाओं को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है कि आप विकसित भारत बनाने के लिए क्या विचार रखते हो। आपके विचार अगर अच्छे हुए तो उनको माना भी जाएगा, साथ ही साथ आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। 10 लोगों को पुरस्कार मिलेगा, 10 सबसे अच्छे सुझावों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आप चाहें तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर इसको कर सकते हैं। अब अगला यह है कि विकसित भारत की यानी 2047 की विशेषताएं क्या हैं। अब विशेषता पहला तो ये मुझे बहुत अच्छा लगी इसकी विशेषता कि इच्छित भारत की अवधारणाओं का मूल्यांकन करने का अवसर मिल रहा है। हम उसके साक्षी हैं कि हमारे सामने हमारे देश के निर्माण की बात हो रही है, विकसित बनाने की बात हो रही है, और हम उसके साक्षी हैं।
कि नहीं इसमें हमारा भी योगदान है, हमसे भी सलाह ली जा रही है, हमसे सजेशन माना जा रहा है। कितना शानदार विशेषता है इस मॉडल की। दूसरा, यूरो केंद्रित दृष्टिकोण के परे संकल्पना है। यूरो केंद्रित का मतलब होता है पैसों से संबंधित ऐसा दृष्टिकोण जो जीडीपी को महत्व देता हो। अब जीडीपी का मतलब पैसा, उत्पादन, आर्थिक वृद्धि, और हमने जो सोचा है वो आर्थिक वृद्धि तो है ही, यानी आर्थिक विकास के परे खुशी वाले मॉडल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये इसकी विशेषता है। एक विशेषता ये है कि प्राथमिक क्षेत्रों को वरीयता, प्राथमिकताओं को वरीयता दी जाएगी। जो हम लक्ष्य पाने वाले हैं पहले उनमें हमने प्राथमिकताएं तय कर ली, जिन्हें हम सप्तऋषि कह रहे हैं, उनको वरीयता दी जाएगी और उनके हिसाब से फिर देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। फिर मानव सामाजिक कल्याण का मॉडल, मानव और सामाजिक कल्याण का मॉडल है, मतलब इसमें मानव को और समाज को केंद्र में रखा जाएगा, उनके विकास के लिए पैसा दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी, पर उनके ऐसा विकास किया जाएगा कि अंदर से संतुष्टि रहे, समन्वय रहे, भाईचारा रहे, एकजुटता रहे। पर्यावरणीय संवहनीयता पक्ष का समर्थन है, ऐसा विकास करेंगे कि पर्यावरण का नुकसान भी ना हो, क्योंकि 2070 तक हमें नेट जीरो देश बनना है, मतलब हमें बिल्कुल भी उत्सर्जन CO2 का नहीं करना है। इसके लिए ज्यादा ज्यादा वन लगाने पड़ेंगे और कम से कम CO2 का उत्सर्जन करना पड़ेगा। कम से कम CO2 का उत्सर्जन करने के लिए डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को बंद करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर भारत बैटरी की गाड़ियों का प्रयोग करने वाला है। रही बात वन की, तो लगाना तो छोड़ो, हसदेव और बक्सवा के जंगल को काटने की तैयारी हो रही है। तो ये नीतियों में बड़ा ही द्वंद्व दिखता है, इसीलिए नीतियों की आलोचना करने का भी मन करेगा आपका। महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, 2047 तक जो पिछड़े तबके लोग रह गए हैं उनको हमें पाना है, उनके लक्ष्य को पाना है। और अभी वर्तमान में ये है कि भारत में जितनी भी संपत्ति है वो 90% 10% लोगों के पास है, और 90% लोगों के पास केवल 10% संपत्ति है। मतलब 100 रुपए के अगर टुकड़े किए जाएं तो 90 रुपए केवल 10 लोगों को मिलेंगे और 10 रुपए 90 लोगों को बांटना है। अभी भारत की ये स्थिति है और भारत ये लक्ष्य बना रहा है कि हमें हर गरीब के घर तक पहुंचना है। क्यों? चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले आएंगे। ये मजाक कर रहा हूं। तो ये सब बातें थोड़ी सी सतही लगने लगती हैं, मैं क्या करूं। कैसे कर सकते हैं सर विकसित भारत 2047 का मापन? हमें कैसे समझ में आएगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझने के लिए ऐसे कर सकते हो कि पहले तो यूरो केंद्रित मॉडल देख लो। यूरो केंद्रित मॉडल उत्पादन देखेगा तो उत्पादन कहां से समझ में आएगा? GNI से, PCI से, और मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम, इनसे समझ में आ जाएगा हमको। और जो खुशी आधारित प्रणाली है, इससे ये समझ में आएगा कि हमारे देश का नागरिक कितना खुशहाल है, कितना संतुष्ट है। उसके लिए वैश्विक नवाचार सूचकांक, निर्धनता मूल्य सूचकांक, MPI याद रख के जाना, इस बार PSC में जरूर आएगा, स्टार लगा दे रहा हूं। MPI इस बार जो नया सिलेबस है जुलाई में, जिसका मेंस होना है, शायद पोस्टपोन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। उसमें ये क्वेश्चन MPI जरूर आएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक, विश्व प्रेस, HDI, SDI, ग्रीन इंडेक्स, इन सबको 2-2 नंबर में तैयार रखना। ये हमारे विकसित भारत को मापन के अधिक उपकरण है, हथियार हैं। अब किसी को अगर ग्रीन इंडेक्स नहीं मालूम कि भारत की क्या रैंकिंग है, HDI में भारत की क्या रैंकिंग है, भ्रष्टाचार में भारत की क्या रैंकिंग है, तो समझ लो कि वो 3 नंबर में चूक जाओगे। अब सरकार ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछेगी, जहां रैंकिंग कम होगी वो प्रश्न तो नहीं आएगा। जिनमें रैंकिंग अच्छी होगी वो प्रश्न हम कंप्लीट कर लेंगे और राजा बाबू बन जाएंगे। फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि विकसित भारत के विकास का मंत्र बताओ। बहुत सीधा सा विकास का मंत्र है, 3 मंत्र हैं। सबका साथ सबका विकास, फिर दूसरा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तीसरा है विकसित भारत 2047। तो यहाँ पर हमको सबको व्यापक रूप से शामिल करना है। दूसरे चरण में सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता पर जोर देना है। पर इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि 2014 में जो हमारी GDP है वो 1.9 ट्रिलियन के आसपास थी, तब हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 2014 में GDP 3.7 ट्रिलियन है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 2027 में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और 2030 में हम 7 ट्रिलियन हो जाएंगे और 2047 में हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ये हमारे विकास का मंत्र है। इस रास्ते से होकर ये विकास का मंत्र हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा विकसित भारत
2047 बॉयज ऑफ यूथ, यह इसका एक कंसर्न है, एक कॉन्सेप्ट है जो प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग के द्वारा विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संबोधित किया था। यह विकसित भारत का पहला ऑफिशियल एक सम्मेलन था जिसको ऑनलाइन रूप से संबोधित किया गया था। नीति आयोग ने इसकी व्यवस्था की थी। BVR सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य है राष्ट्रीय योजनाओं में, प्राथमिकताओं में, लक्ष्यों के निर्माण की भागीदारी में हमारे युवा को सक्रियता से शामिल करना, ये प्रयास किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि स्कूलों में उन पंच प्रणों को रिपीट करना चाहिए हर दिन, एक टीचर दूसरा टीचर, इस प्रकार से बच्चों के मन में पंच प्रण आ जाए और हमारा देश आगे जाए, कर्तव्य उनको याद रहे। अगला प्रश्न ये पूछा सकता है कि कैसा दिखना चाहिए तुम्हारा विकसित भारत, क्या तुम सोचते हो? तो मैं सोचता हूँ कि हमारा भारत समृद्धि भरा हो, सामर्थ्य हो। इसके लिए हमको मानक आधारभूत संरचना डेवलप करनी पड़ेगी, उच्च जीवन प्रत्याशा हासिल करनी पड़ेगी और मानक जीवन स्तर को हासिल करना पड़ेगा। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा और संचार में सुधार हो, इसके लिए तकनीक विस्तार करना पड़ेगा, नवाचार पे बल देना पड़ेगा और कौशल निर्माण क्षमता, यानी ऐसे यूथ का हमें सृजन करना है, बढ़ावा देना है, संजो के रखना है जो अपना निर्माण निर्णय खुद कर पाए। निर्णय में फंस रहे हैं तो वो किसी की सलाह ना लें, खुद से सोच पाए ये सही है या गलत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे ना फंसे वो। नेट जीरो कॉन्सेप्ट को 2070 तक, जीरो ऐसे लिखना है, 2017 तक, 17 तक, 17 नहीं, 2070 तक हमें पाना है। 33% बल के लक्ष्य को हासिल करना है और ग्रीन एनर्जी पर पूरी तरह से फोकस करना है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमसे ऐसे सलाह मांगी जा सकती है, सुझाव मांगा जा सकता है। तो बोल देना कि साइक्लेबल ऊर्जा, इस पर बल देना चाहिए। जल संरक्षण पर हर तरीके से प्रयास करना चाहिए। उद्यमिता सामर्थ्य, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए। नवाचार, इनोवेशन को बढ़ाना चाहिए। कौशल निर्माण क्षमता, बच्चों में खुद से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आत्मनिर्भरता, हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और डिजिटल संप्रभुता, हमारे पास जितनी तकनीक है उसके निर्माण हम खुद करें, उसको हम बाहर से आयात ना करें, संप्रभु हो जाएं, फिर वो चाहे चिप हो या फिर किसी प्रकार की बैटरी हो। अब डिजिटल में तो भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विकसित भारत की प्रमुख चुनौतियां। अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये है, क्या है, हो गया, घटक हो गए, पहलू हो, पहलू अभी आएंगे आगे, पहलू नहीं हुए, उद्देश्य हो गए, विशेषताएं हो गई, परिकल्पना नहीं हुई, मॉडल नहीं हुआ, चुनौतियां अभी नहीं हुई, सुझाव हो गए, कार्यक्रम नहीं हुए। तो 1 2 3 4 5 टॉपिक और रह गए जो कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और इस प्रकार से हम विकसित भारत बन जाएंगे। अगले टॉपिक में मिलते हैं। पढ़ लो रे नालायकों।